जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 से 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, क्लास 6 से 10th हमारा कंप्लीट हो गया। हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए ध्यान से और समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दें, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट अवश्य किया करिए, राय अपनी अवश्य दिया करिए। तो इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में जैसे हमने आपको बताया था कि हम करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट इसको करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा, यानी कि जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था क्या, उसको अध्याय एक नज़र के माध्यम से अच्छे से एक बार देख लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। देन हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है क्या, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बट एक अध्याय एक नज़र के माध्यम से हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने पढ़ा था शैशवावस्था, अर्थात जन्म से लेकर 12 महीने तक का जो बच्चा होता है, उसके पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में हमने चर्चा किया था। फिर हमने पूरक भोजन देखा था कि पूरक आहार हम किसको कहते हैं। साथ ही साथ हमने इस पूरे चैप्टर में प्रतिरक्षण के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरक्षण क्या होता है। तो प्रतिरक्षण अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छे पोषण पर निर्भर नहीं है। विभिन्न रोगों से बच्चों की सुरक्षा में प्रतिरक्षण या टीकाकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। तो ये होता है, यानी कि जो बच्चों को हम टीका लगवाते हैं उसी को हम प्रतिरक्षण कहते हैं। कुपोषण क्या होता है, इसके बारे में भी हमने देखा था। फिर हमने विद्यालय जाने वाले बच्चे, जो 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता पर चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने विद्यालय पूर्व बच्चे एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों की आहार को मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जिनके द्वारा बच्चे प्रभावित होते हैं, उनके बारे में भी हमने देखा था। ये देख लीजिए। पारिवारिक वातावरण, संचार माध्यम, उनकी मित्र मंडली, अनियमित भूख, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तो ये सारे जो कारण है वो क्या है, बच्चे की आहार की मात्रा को प्रभावित करते हैं, उनको खाने से प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये सभी इसके लिए योगदान है, सभी का योगदान है इसमें। तो ये सभी पे हमने चर्चा की थी। ये पूरा हमारा इसी के साथ हमारा टॉपिक ही कंप्लीट हुआ था। ये कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टाफ मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी का हम जो करते हैं ना फ्रेंड्स, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। उससे चाहे 1 लाइनर में क्वेश्चन आता ही आता है। और जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सपोज हमारा टीजीटी पीजीटी का हो गया, तो उसमें तो आपको पता ही है किस तरीके से क्वेश्चन आता है। एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप उनको टिक करके आ सकते हैं ना। क्वेश्चन 1 कहता है, हमें विद्यालय जाने वाले बच्चे के आहार में संतृप्त वसा, अतिरिक्त चीनी एवं नमक की मात्रा को सीमित क्यों नहीं करना चाहिए। पढ़ा था हमने इसके बारे में कि क्यों जो हमारे बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले, उनका जो आहार है उसमें चीनी एवं नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन 2 कहता है, भोजन की योजना बनाने में बच्चों को शामिल करना स्वस्थ खान पान में किस प्रकार सहायक है। यानी कि जब हम खाना बनना, जैसे आज सुबह हमारे घर में खाना बनाओ सब, फिर दोपहर का लंच बनना है, तो उसमें हमें बच्चों को पूछना है कि ठीक है अब दोपहर में हमें ये बनाना है। बच्चों से, उन बच्चों की भी राय लेनी है कि हाँ बेटा आपको क्या खाना है, तो इसीलिए बच्चों को भी शामिल करना है। बट किस प्रकार सहायक है, तो भोजन की योजना बनाते समय यदि बच्चों की पसंद को भी उसमें शामिल किया जाए तो यह निश्चित है कि उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। प्रायः ऐसा देखा गया घर में वयस्कों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर खाना बनाया जाता है। लेकिन अगर घर की भोजन तालिका बनाते समय बच्चों की रुचि और अरुचि का ध्यान रखा जाए तो बच्चों में खान पान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसीलिए जब भी खाना यानी कि जो भोजन बनाने की योजना बनानी है उसमें बच्चों को अवश्य शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन 3 कहता है, बच्चों में मोटापे में वृद्धि हो रही, कारण बताइए। क्यों बच्चे में जो है
ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही, क्यों बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम हो रही, तो आप बताइए। बता सकते हैं हम कि आहार में अत्यधिक वसा युक्त भोजन, अधिक नमक, कम रेशा तथा चीनी मिले पेय पदार्थ का सेवन करना। दूसरा, असक्रिय जीवन शैली। तीसरा, फास्ट फूड के विज्ञापन कारण बच्चे उनके प्रति आकर्षित होते हैं और फिर उन खाद्य पदार्थों को अत्यधिक रुचि के साथ खाने की आदत डालना। चौथा है, खाद्य संबंधी अनियमित आदतें भी मोटापा का कारण है। तो ये सारे क्या हैं फ्रेंड्स, ये सारे कारण हैं। क्वेश्चन 4 है, मध्याह्न भोजन योजना से किस प्रकार बच्चों के स्वास्थ्य एवं विद्यालय के कार्य निष्पादन में वृद्धि होती है। जो मध्याह्न भोजन स्कूलों में चलाया गया ना, तो मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 में सरकारी स्कूल के बच्चों की लिए शुरू किया गया था। कब किया गया, ध्यान दीजिएगा। मध्याह्न भोजन योजना आपको पता होना चाहिए। तो वर्ष 1995 में किया गया था। किसके लिए किया गया था, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में 1ली से 8वीं तक किनको मध्याह्न भोजन के लिए योजना बनाई गई थी। जो बच्चे 1ली से लेकर 8वीं कक्षा तक हैं तो उनको मध्याह्न मतलब दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों के पोषण स्तर को बढ़ाना है। इसके सकारात्मक परिणाम भी आए, जैसे बच्चों की संख्या विद्यालय में बढ़ी है तथा बच्चे में कार्य निष्पादन की क्षमता भी विकसित हुई है। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी की संख्या कम हुई तथा बालिकाओं की संख्या बढ़ने से शिक्षा में लिंग भेद कम हुआ है। तो इसलिए जो है मध्याह्न भोजन का जो है बच्चों पे इस तरीके से इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। तो ये हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हमारे MCQs की तरफ। तो क्वेश्चन 1 हमारा क्या कहता है, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, समस्त प्रकार की जीवधारी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और उन कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सभी, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी, चाहे इंसेक्ट, कोई भी जीव हो, सभी लोग जो है अपने जिनके जो भी काम है अपने अपने काम करते हैं, बट उन कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए कहता है ऊर्जा एवं कैलोरी की, ऑप्शन बी कहता है ऊर्जा एवं शक्ति की, ऑप्शन सी कहता है पोषण एवं आराम, एंड ऑप्शन डी सेइंग दैट शक्ति एवं संसाधन। तो फ्रेंड्स, उन कामों को करने के लिए जो समस्त प्रकार की जीवधारी होते हैं उनको सभी को अपने काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती, ऊर्जा एवं शक्ति की। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कहता है, एक 5 माह यानी कि 5 महीने का जो बच्चा है, तो 5 महीने के बच्चे को कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा था ना हमारा बैलेंस डाइट, उसमें हमारा कैल्शियम भी शामिल था। तो जो हमारा 5 महीने का अगर कोई बच्चा है, और नवजात शिशु तो नहीं कह सकते क्योंकि नवजात शिशु की एज क्या होती है बताइए कमेंट करके। पढ़ा था ना हमने, जन्म से जो न्यू बॉर्न बेबी है, 1 महीने तक का जो बच्चा है उसको नवजात शिशु कहते हैं। तो 1 से 5 माह तक के बच्चे को कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए कहता है 1200 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 2.05 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 350 मिलीग्राम और ऑप्शन डी 500 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स, एक से लेके जो 5 महीने का बच्चा है उसको कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसको, 1 से लेके 5 महीने तक के बच्चे को। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, कहता है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो WHO के अनुसार माँ द्वारा बच्चों को कितने माह तक स्तनपान कराना चाहिए, अर्थात जो माएँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या राय दी कि कितने महीने तक बच्चों को स्तनपान कराना है। ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन डी कहता है 8 माह। तो फ्रेंड्स, WHO के अनुसार माँ द्वारा बच्चे को 6 महीने तक अपना दुग्धपान अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 कहता है, बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाना क्या कहलाता है। यानी कि जो हम बच्चों को अलग अलग प्रकार की जो डिजीजेस हैं उनसे बचाते हो तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिरक्षण, ऑप्शन बी स्तनपान, ऑप्शन सी देखभाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाना ही क्या कहलाता है, प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण मतलब जो बच्चों को हम रोगों से बचाने के लिए उनको टाइफाइड का टीका लगवाते हैं, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाते हैं, BCG का टीका लगवाते हैं। जो हम ये सारे टीके लगाते हैं यही हमारा क्या है, प्रतिरक्षण, यानी कि बच्चों को बीमारियों से उनकी रक्षा करता है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 कहता है, रक्त में लौह तत्व की कमी
से कौन सा रोग होता है? ध्यान दीजिएगा, रक्त में जो हमारा खून है उसमें आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए गलकंठ, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी कुपोषण, ऑप्शन डी कहता है अंधापन। तो रक्त में लौह तत्व की कमी से फ्रेंड्स एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 6 कहता है 1 से 3 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं तो उन बच्चों को पोषक तत्व प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? अर्थात 1 से 3 वर्ष के बच्चों को पोषक तत्व प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 22 ग्राम, ऑप्शन बी 25 ग्राम, ऑप्शन बी 30 ग्राम, ऑप्शन डी 20 ग्राम। तो फ्रेंड्स 1 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रोटीन की 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसको? जो 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। ऑप्शन ए इज हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कहता है 10 से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? यानी कि जो बच्चे 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की उम्र में हैं उनको कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी टिटनेस टॉक्साइड टीटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 10 से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को कौन सा टीका लगवाया जाता है? टिटनेस टॉक्साइड, अर्थात टिटनेस टॉक्साइड का शॉर्ट फॉर्म टीटी, टीटी का फुल फॉर्म टिटनेस टॉक्साइड। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 कहता है 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों में किस तरह की आवश्यकताएं समान होती हैं? यानी कि जो 9 वर्ष तक का बच्चा है, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़, तो दोनों में क्या कॉमन होता है? यानी कि किस तरह की आवश्यकताएं समान होती है? ऑप्शन ए ऊर्जा संबंधी, ऑप्शन बी पोषण संबंधी, ऑप्शन सी आहार संबंधी, ऑप्शन डी संतुलित भोजन संबंधी। तो 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 9 कहता है बच्चों की आहार मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जो बच्चे को उनके जो आहार मात्रा उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन है पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन बी संचार माध्यम, ऑप्शन सी अनियमित भोजन, ऑप्शन डी ये सभी तो हमने पढ़ा था ना, बच्चों के आहार मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक में तो ये सभी के बारे में हमने पढ़ा था। अर्थात परिवार भी है, संचार माध्यम भी, अनियमित भोजन भी है, तो इसी के साथ हमारा सभी हो जाएगा। यानी कि बच्चों की आहार मात्रा को प्रभावित करने वाले सारे ही कारक हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। तो कहता है बच्चों को किस वातावरण में खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए? यानी कि जब बच्चे खाना खाते हैं तो किस प्रकार का उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, किस तरीके के वो एनवायरनमेंट में खाना खाएं। ऑप्शन ए कहता है स्वस्थ एवं सुरक्षित, ऑप्शन बी सुरक्षित एवं संसाधन, ऑप्शन सी स्वस्थ एवं गुणयुक्त, ऑप्शन डी ये सभी। तो बच्चों को जो है स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण देना चाहिए। कब? जब वो खाना खाते हैं। ऐसे तो हर समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण दे, बट जब वो खाना खाने बैठ रहे हैं तो उस टाइम हमें जो है इंश्योर करना चाहिए कि उनको एक हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट मिले। तो ये हो गया हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर कहता है पोषण किसे कहते हैं? हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार कार्यों को करने के लिए ऊर्जा एवं शक्ति की आवश्यकता होती है, इसीलिए मनुष्य अपने बाहरी वातावरण से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ लेते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे वे विभिन्न प्रकार के कार्य कर सके। इस क्रियाविधि को ही पोषण कहा जाता है। क्वेश्चन 2 स्तनपान कराने वाली माता को किस तरह का भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? आंसर हो जाएगा एक स्तनपान कराने वाली माता के लिए आवश्यक है कि वह प्रोटीन, कैल्शियम तथा लौह तत्व युक्त भोजन करे तथा कुपोषण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, फल, जूस एवं जल जैसे तरल पदार्थ भी ग्रहण करे। किसके लिए हमने पढ़ा? जो माएँ अपने बच्चे को स्तनपान अर्थात फीडिंग कराती हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कुपोषण में बच्चे किस रोग का शिकार हो जाते हैं? यानी कि अगर किसी बच्चे को कुपोषण हो तो कौन से रोगों के शिकार हो सकते हैं? तो कुपोषण में बच्चे अतिसार रोग का शिकार हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है जो शिशु की मृत्यु का कारण बन सकता है। क्वेश्चन 4 विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता बताइए। आप बता सकते हैं विद्यालय पूर्व बच्चों की मूलभूत पोषण संबंधी आवश्यकताएं परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही होती है। मूलभूत पोषण संबंधी आवश्यकता उम्र, कद, उसके वजन, स्वास्थ्य स्थिति तथा उसकी सक्रियता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 5 ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों को किस तरह का अल्पाहार दिया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के लिए अल्पाहार में अधिकतर लड्डू, मट्ठी, मुरमुरा इत्यादि दिया जाता है। इसको हम स्नैक्स बोलते हैं, उसी को अल्पाहार कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, अल्पाहार आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी पौष्टिक होते हैं तथा इसमें वसा एवं शर्करा की मात्रा अधिक होती, इसीलिए इनके लिए ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त कैलोरी वाले अल्पाहार लाभदायक हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 कहता है फ्रेंड, तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। सुबह के नाश्ते से आप क्या समझते हैं? सुबह का नाश्ता एक विशेष उपहार है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सुबह का नाश्ता। बोलते हैं ना, एक बार आप सुबह भर पेट खा लो, फिर बाकी पूरा दिन कुछ भी खाओ चलेगा, बट सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता न खाने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक कार्य निष्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा जरूरी एवं पोषक तत्व की क्षति होती है। क्वेश्चन 7, अनियमित भूख किस तरह बच्चों की आहार मात्रा को प्रभावित करता है? तो आप बता सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि बच्चा एक भोजन तो अच्छे से खा लेता है, लेकिन दूसरे खाद्य पदार्थ खाने से मना कर देता है। यह एक अस्थायी मनोदशा है, इससे बच्चों की भूख अनियमित हो जाती है। तो ये हमने देख लिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फ्रेंड, लघु उत्तरीय में आप लिख सकते हैं, इसको मैं बोलूँगी नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हैं, बट थोड़ा सा इनको लॉन्ग में कर दिया है। क्वेश्चन में कहते हैं पोषण काल शरीर में भोजन का कार्य करना है को संदर्भित कीजिए। क्वेश्चन 2, स्तनपान से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ भी बताइए। मैंने देखा ना, आप बता सकते हैं बहुत सारे लाभ हैं। माँ का दूध शिशुओं की सभी पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। माँ के दूध से सभी पोषक तत्व अपेक्षित अनुपात में होते हैं। नंबर 3, माँ का दूध माँ और शिशु दोनों के लिए सरल, स्वच्छ एवं सुविधाजनक आहार का तरीका है। नंबर 4, स्तनपान माँ को स्तन एवं अंडाशय के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है तथा माँ की हड्डी को कमजोर होने से बचाता है। क्वेश्चन 3, पूरक भोजन कहा क्या है, आप बताइए। पूरक भोजन से क्या से कितनी बार हमने पढ़ रखा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो शिशुओं और छोटे बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ा। क्वेश्चन 5 है, संचारी रोग किसे कहते हैं। क्वेश्चन 6, विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की आहार योजना होनी चाहिए, स्पष्ट करें। आप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक फ्रेंड्स कर रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी सुविधा के लिए, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि जो है इनको ना आप खुद सॉल्व करने का प्रयास किया करिए प्लीज़। मैं बार बार कहती हूँ, इससे आप ही का बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप ऐसे लिख भी लेंगे तो क्या मीनिंग है। देखिए, तो आप जो क्लास कर रहे हैं, मुझे इतना टाइम दे रहे हैं, आप देख रहे हैं क्लास को, उसका कोई बेनिफिट भी आपको निकल रहा है कि बस ऐਵੇਂ ही आप क्लास करते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ अपना मूल्यांकन आप स्वयं करिए, और वो मूल्यांकन तब कर पाएंगे जब आप वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और फिर ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं आप इनको सॉल्व करने का प्रयास कर पाएंगे। तभी आपको पता लगेगा कि जो है आपको जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो यही उद्देश्य है फ्रेंड्स पढ़ाने का, कि आप पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू होती है। आप सभी जानते हैं, मैं भी डेली पढ़ाती हूँ, डेली 2 क्लास होती है हमारी सुबह से लेकर शाम तक का, तो उसमें भी मेरा भी टाइम जाता है। आपको पता है, अगर हम 2 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, तो डेली आधे आधे घंटे की क्लास, तो आप समझ सकते हैं। और प्लस आप भी जो वीडियो देखते हैं, समझते हैं, अपना हर काम छोड़ के देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आपका भी टाइम जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो टाइम आप खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं हमारे साथ, उसका कुछ मीनिंग निकले हैं, उसका कोई बेनिफिट निकले, तभी ये टाइम खर्च करने का, स्पेंड करने का आपको जो है, चलो ठीक है, समझ में भी आता है ना। ये तो बनना ऐसे तो कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स रील्स तो बना नहीं रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा बोरिंग भी लगता है। बट अगर चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपकी ज़रूरत की हैं, तो अगर धीरे धीरे आपको मज़ा भी आने लगेगा। जैसे मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे डेली अगर मैं एक दिन किसी दिन मेरी क्लास मिस हो जाती है ना, तो उस दिन मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि आज मैंने क्लास नहीं की, आज मैंने क्लास नहीं डाली, आज मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो जैसा ना, ये चीज़ें अब मेरे जैसे हैबिट में बन गई हैं। तो वैसे आप जब डेली क्लासेस देखोगे, मॉर्निंग ट्यूनिंग हमारी क्लास होती है डेली, आपको ना एक हैबिट रहेगी, और तब हैबिट बनेगी जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। ऐसे ही नहीं कि बस आप देख रहे हो एक क्लास, हाँ आया, देख लिया, क्लिक किया, आधा देखा, आधा छोड़ दिया, फिर आप बोलोगे पता नहीं पे आप पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये पढ़ाई इतनी आसानी से नहीं घुसती दिमाग में, जब तक आप इसको एज ए स्टोरी की तरह नहीं लोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इंटरेस्ट डेवलप कीजिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा जब चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने अभी बातें की बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपको पता होनी चाहिए कि हम क्लास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता जो हम पढ़ रहे थे। आई होप इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके हर डाउट का आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपनी राय हमें बताइए, जो भी हो जैसा भी हो। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बट प्लीज़ रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। इसी तरह से आगे पढ़ाई अपनी जारी रखने के लिए। धन्यवाद।